नमस्कार। प्रश्न पत्र क्रम तृतीय वर्ष कला, प्रश्न पत्र क्रम 11। इसके अंतर्गत भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा इस विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने पिछली तासिकाओं में भाषा की जो परिभाषा है उस पर चर्चा की थी। भाषा के संदर्भ में पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं पर हमने चर्चा की। उसके उपरांत इन सभी परिभाषाओं को देखने के बाद, यानी कि पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वानों द्वारा दी गई सभी परिभाषाओं के देखने के बाद उक्त परिभाषाओं के अनुशीलन से भाषा के संबंध में निम्नलिखित तथ्य प्रकट होते हैं, यानी कि वह इस तथ्य इस प्रकार से है। यह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। इसमें भाषा में ध्वनि संकेतों या वाक् प्रतीकों का प्रयोग होता है, यानी कि भाषा जब हम बोलते हैं तो उसमें ध्वनि संकेत होते हैं तथा वाक् प्रतीक मतलब शब्दों के माध्यम से हम अपने विचार प्रकट करते हैं, यानी कि उसका वाक् प्रतीकों का प्रयोग उसमें होता है। यह ध्वनि संकेत रूढ़, परंपरागत अथवा यादृच्छिक होते हैं। मतलब यह शुरू से ही यह रूढ़ शब्द होते हैं और वह परंपरागत अथवा यादृच्छिक होते हैं, यानी कि माने हुए ऐसे यह ध्वनि संकेत होते हैं। इसके उपरांत इन ध्वनि संकेतों से हम अपने भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति तथा पुनरावृत्ति हो सकती है, यानी कि इन ध्वनि संकेतों के माध्यम से हमारे भाव तथा विचारों की अभिव्यक्ति जो है वह हम दूसरों तक प्रकट करते हैं तथा उसकी पुनरावृत्ति आज भी होती है। इसके उपरांत यह जो ध्वनि संकेत होते हैं वह किसी समाज या वर्ण विशेष के पारस्परिक व्यवहार एवं विचार विनिमय में सहायक होते हैं। इसके बाद प्रत्येक वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत जो है वह यादृच्छिक होते हैं, यानी कि हर एक वर्ग तथा हर एक समाज में जो कुछ भी शब्द बोले जाते हैं वह पहले से ही प्रचलित थे और वही शब्द माने हुए होते हैं। इसके उपरांत प्रत्येक वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत यादृच्छिक होते हैं या प्रत्येक भाषा में वह पृथक पृथक मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं। भाषा का प्रयोग उसे समझने वाले समाज में होता है, यानी कि जहाँ पर समझने वाले होते हैं वहीं पर इस भाषा का प्रयोग हमें दिखाई देता है। उसके आगे वक्ता और श्रोता के पारस्परिक विचार विनिमय के लिए आवश्यक है कि वह समान भाषाभाषी हो। अगर हम कहीं पर कुछ वक्तव्य व्यक्त करते हैं तो वहाँ पर सुनने वाला जो श्रोता होता है वह भी उसी भाषा का होना चाहिए, यानी कि दोनों जो होते हैं वक्ता और श्रोता वह समान भाषी होना आवश्यक होते हैं, तभी हम अपने विचारों को दूसरों तक प्रकट कर सकते हैं। उसके उपरांत यह ध्वनि संकेत उच्चारण के लिए उपयोगी बने शब्दों में व्यक्त होते हैं। इसके बाद प्रत्येक भाषा की निजी पद्धति या व्यवस्था होती है, यानी कि हमारे समाज में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है और हर एक भाषा की अपनी अलग पद्धति होती है, अपनी निजी व्यवस्था होती है, उसके अनुरूप ही हम भाषा बोलते हैं। इसके बाद यह ध्वनि संकेत जो होते हैं वह सार्थक होते हैं जिनका वर्गीकरण, विश्लेषण व अध्ययन किया जा सकता है। ऐसे यह ध्वनि संकेत जो है वह सार्थक होते हैं। उसके बाद
मनुष्य के विचार विनिमय का साधन माध्यम है। यह ध्वनि संकेत भाषा जो है वह मनुष्य के विचार विनिमय का साधन या माध्यम होता है। उसके कारण ही मनुष्य अपने विचारों को दूसरों तक प्रकट करता है। उसके उपरांत भाषा उच्चारण और मिश्रित ध्वनियों का समूह है। इसके बाद उच्चरित ध्वनि या विश्लेषण इसमें होता है। उच्चरित ध्वनियों का इसमें विश्लेषण होता है। भाषा में प्रयुक्त ध्वनि जो है वह समूह सार्थक होते हैं। भाषा में प्रयुक्त ध्वनि प्रतीकों के समूह में एक विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था होती है और उसी के माध्यम से हम उसे भाषा को ठीक तरह से दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं तथा अपने भाव या विचार उस भाषा के माध्यम से व्यक्त कर पाते हैं। इसके बाद भाषा के अभिलक्षणों को देखने के बाद भाषा के जो तथ्य निकले उनको देखने के बाद भाषा के कुछ अभिलक्षण होते हैं जो भाषा में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भाषा विज्ञान में भाषा से आशय है कि मनुष्य की भाषा तथा अभिलक्षण से तात्पर्य है विशेषता या मूलभूत लक्षण। किसी भी वस्तु के अभिलक्षण हुए हैं जो अन्य सभी प्राणियों की भाषा से उसे अलग करते हैं। यानी कि हर एक प्रकार के हर एक मनुष्य की तथा मानवोत्तर जो प्राणी है उनकी भाषा जो है वह अलग अलग प्रकार की होती है। वह अलग अलग संकेतों के माध्यम से समझी जाती है। इसमें भाषा के अभिलक्षणों में पहला अभिलक्षण जो माना जाता है वह यादृच्छिकता है। यादृच्छिकता का मतलब माना हुआ। यादृच्छिकता का अर्थ है जैसी इच्छा या माना हुआ। हमारी भाषा में किसी वस्तु या भाव का किसी शब्द के साथ सहज स्वाभाविक संबंध नहीं है। वह समाज की इच्छा के अनुसार माना हुआ है। यानी कि जैसा हमें लगता है उसी प्रकार से वह माना हुआ है। यदि सहज स्वाभाविक संबंध होता है तो सभी भाषाओं में एक वस्तु के लिए एक ही शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरणार्थ पानी के लिए सभी भाषाएं पानी का ही उपयोग करती है। अंग्रेजी शब्द वाटर का प्रयोग नहीं करती। ना फारसी शब्द में आब और रूसी भाषा में बदा का प्रयोग। इसलिए सभी भाषाओं के शब्दों में हम यादृच्छिकता पाते हैं। यह यादृच्छिकता शब्द तथा वाक्यों के स्वर पर होते हैं। इस प्रकार यादृच्छिकता जो है वह भाषा के अभिलक्षणों में महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद दूसरा अभिलक्षण सृजनात्मकता यानी कि निर्माण। किसी भी भाषा में शब्द प्राय सीमित होते हैं। यानी कि वह बड़े नहीं होते, किंतु उन्हीं के आधार पर हम अपनी आवश्यकता के अनुसार सादृश्य मतलब समान सादृश्य के आधार पर नित्य यानी कि हमेशा सतत नए नए असीमित वाक्यों का सृजन निर्माण करते हैं। यानी कि इस प्रकार से बहुत सारे नए नए वाक्यों का निर्माण हम भाषा के माध्यम से करते हैं। जैसे नए, तुम, वहाँ, बुलवाना, इन 4 शब्दों से बहुत सारे नए वाक्यों का सृजन किया जा सकता है।
उदाहरणार्थ, मैंने उसे तुमसे बुलवाया। दूसरा, मैंने उन्हें तुमसे बुलवाया, तथा उसने मुझे तुमसे बुलवाया, उसने तुम्हें मुझसे बुलवाया। इस प्रकार के कई प्रकार के नए नए वाक्यों का सृजन जो है हम भाषा के माध्यम से करते हैं। किंतु पशु पक्षी अपनी भाषा में इस तरह की नए नए वाक्य का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि वह संकेतों के माध्यम से ही अपने भाव जो है तथा जो अपने भाव वह दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसलिए मनुष्यतर प्राणी जो होते हैं वह नए नए वाक्यों की निर्मित नहीं करते। इसे उत्पादकता भी कहा जा सकता है। इस प्रकार से सृजनात्मकता भाषा के अभिलक्षणों में महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ ही अगला अभिलक्षण है अनुग्राह्यता। मानव समाज अनुकरण द्वारा सीखी या ग्रहण की जा सकती है। यह भाषा जो है वह हम कहीं से भी किसी भी प्रकार से उसका अनुकरण कर सकते हैं। अगर कहीं पर कोई भाषण देने वाला व्यक्ति हो तो उस भाषण को सुनने के बाद ऐसे बहुत सारे शब्द या वाक्य होते हैं उसका हम अनुकरण करते हैं और उसी के द्वारा बहुत सारी बातें हम सीखते हैं। जन्म से कोई व्यक्ति कोई भी भाषा नहीं जानता, वह समाज में रहते हुए समाज में जो कुछ भी घटित होता है वही से ही वह कुछ अनुकरण करके वह ग्रहण करता है और उसी के माध्यम से वह सीखता है। माँ के पेट से कोई बच्चा भाषा सीखकर कभी नहीं आता। माता पिता, भाई बहन, शिक्षक और विशेष भाषा भाषी समाज के सदस्य जैसा बोलते हैं, बच्चा भी उन्हीं ध्वनियों का अनुकरण कर बोलने की क्षमता विकसित करता है। यानी कि छोटा बच्चा जो होता है वह माँ के पेट से कभी भी अपनी भाषा सीख के नहीं आता। वह हमारे आसपास में जो कुछ भी परिवेश है वहाँ पर जो कुछ भी लोग आपस में कुछ बोलते हैं तो उनसे ही वह अनुकरण करता है और बोलना सीखता है। भाषा को दूसरे प्राणियों से नहीं सीखते। अनुकरण ग्राह्यता के कारण ही एक व्यक्ति भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाएं भी अनुकरण से सीखता है। यानी कि हमारी भाषा के साथ साथ व्यक्ति जो होता है वह अन्य भाषाओं से भी कुछ ज्ञान अर्जित करता है, अनुकरण करता है और उनसे भी बहुत सारे बातें सीखता है। भाषा को सीखने का अनुकरण आरंभ में अपूर्ण होता है, परंतु लेकिन बाद में ऐसे बहुत सारी बातें हम सीख लेते हैं। जैसे उदाहरणार्थ, जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, अनुकरण अपूर्णता को दूर करता है। यदि माता पिता पीने के पदार्थों को पानी तथा खाने के पदार्थों को रोटी कहते हैं तो बच्चा भी पानी, रोटी और रोटी का उच्चारण करते हुए उच्चारण के अनुकरण की पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास करता है। और इसी प्रकार से छोटा बच्चा जो है वह अपने माँ बाप से कुछ शब्द सुनकर उसी के जैसा अनुकरण करने की कोशिश करता है और उसी से कुछ शब्दों को सुनता है और वह बोल पाता है। इस प्रकार से यह अनुकरण ग्राह्यता जो है वह भाषा के अभिलक्षणों में महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही भाषा के अभिलक्षणों में अगला जो अभिलक्षण है वह परिवर्तनशीलता है। मानव भाषा जो है वह परिवर्तनशील होती है। इसका भाषा में हमेशा परिवर्तन हमें दिखाई देता है। समय के अनुसार मानव भाषा रूप बदलता रहता है, किंतु मानवेतर जीवों, पशु पक्षियों की भाषा जो है वह परिवर्तनशील नहीं होती। वह पहले से लेकर अब तक एक जैसी होती है। और हमारी जो भाषा होती है मानवों की तथा
मानव की जो भाषा होती है उसमें शुरू से लेकर अब तक परिवर्तन बहुत ही प्रकार का दिखाई देता है। वह मानव की भाषा जो है वह परिवर्तनशील है। जैसे कुत्ते पीढ़ी दर पीढ़ी पशु पक्षियों की भाषा में परिवर्तनशीलता नहीं होती। जैसे कुत्ते पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही प्रकार की और अपरिवर्तित भाषा का प्रयोग करते आ रहे हैं, किंतु मानव भाषा हमेशा परिवर्तित होती आ रही है। एक भाषा 100 वर्ष पहले जैसी थी आज वैसी नहीं है। वह उसमें बहुत सारा बदलाव आया है और आज से 100 साल बाद वैसी नहीं रहेगी। यानी कि आज तक जितना बदलाव आया है और इसके बाद 100 साल के बाद भी उसमें परिवर्तन हमें दिखाई देगा। जैसे संस्कृत भाषा में संस्कृत काल का कर्म, प्राकृत काल में कर्म और आधुनिक काल में काम, भाषा में परिवर्तन इतनी मंदी गति में होती है कि बहुत समय बाद ही इसका पता चल पाता है। इस तरह परिवर्तनशीलता जो है वह मानव भाषा को वन्य जीवों की भाषा से अलग करती है। इस तरह से भाषा के अभिलक्षणों में परिवर्तनशीलता जो है वह महत्वपूर्ण अभिलक्षण माना जाता है। इसके बाद के जो भी अभिलक्षण है वह हम अगली तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।